इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। नमस्कार, मैं हूं अमित पालिक। सुबह के 9 बजे हैं और लेकर आए हैं हम आपके लिए सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज बात होगी चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल में क्यों मचा सियासी घमासान, राजनाथ सिंह ने चुनाव में किस खेला हॉबी की बात की और क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन को क्यों बुलाया है। शुरुआत करेंगे बंगाल में चुनावों की तारीखों के ऐलान पर मचे घमासान से। कल चुनाव आयोग ने बंगाल के साथ 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, लेकिन ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल में 8 चरणों में वोटिंग का ऐलान बीजेपी के इशारे पर हुआ है। बंगाल में चुनावी रणभेरी की तारीख सामने आते ही ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन की नीयत पर सवाल उठा दिया है। ममता ने कहा कि लंबा चुनाव बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए करवाया जा रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ममता अब चुनावों में गड़बड़ी नहीं करवा पाएंगी, इसीलिए बौखला गई हैं। मुझे माफ कीजिए, मेरा चुनाव आयोग से सवाल है। मैं आपके फैसले का स्वागत करती हूँ, लेकिन बताइए हर जिले को 2 हिस्सों में बांटने का क्या मतलब है? आपने ऐसा क्यों किया? क्या ये नरेंद्र मोदी और अमित भाई के लिए हो रहा है, ताकि वो किन किन जिलों में जा सकें? बीजेपी ने जो कुछ तय किया था, मैंने उनके पार्टी ऑफिस में लिस्ट देखी है और आज वही लिस्ट मैं बाहर देख रही हूँ। मुझे माफ कीजिए, मैं हैरान हूँ। सिर्फ वो मसलमैन का बलबूते पर चुनाव जीतना चाहते हैं और चुनाव आयोग का नजरदारी जितना ज्यादा होगा उतना मसलमैन का प्रभाव कम होगा और जनता अपना अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे, जनतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करेंगे। और इसे डर तृणमूल कांग्रेस का है और इसीलिए ममता बनर्जी चिल्ला रहा है। बंगाल में 8 चरणों में वोटिंग होगी। 27 मार्च को पहले राउंड में 38 सीट, 1 अप्रैल को दूसरे राउंड में 30 सीट, तीसरे राउंड में 6 अप्रैल को 31 सीट, 10 अप्रैल को चौथे राउंड में 44 सीट, 5वें चरण में 17 अप्रैल को 45 सीट, 22 अप्रैल को छठे राउंड में 43 सीट, 26 अप्रैल को 7वें राउंड में 36 सीट और 8वें राउंड में 29 अप्रैल को 35 सीट पर वोट डाले जाएंगे। ममता बनर्जी का आरोप है बंगाल में ऐसे कई जिले हैं जहां 2 से 3 चरणों में वोटिंग डाले जाएंगे। साउथ 24 परगना जिले में 3 चरणों में चुनाव है, जबकि पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, बांकुड़ा, हावड़ा, हुगली, नादिया, मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे दर्जन भर जिलों में 2-2 फेज में चुनाव होगा। हालांकि ममता दावा कर रही हैं कि बीजेपी चाहे जितने भी हथकंडे अपना ले, बंगाल में सरकार तो उन्हीं की पार्टी की बनेगी। वहीं बीजेपी का दावा है कि बंगाल की हवा बदल चुकी है। तमिलनाडु में 1 दिन चुनाव, केरल में 1 दिन चुनाव और बंगाल में 23 दिन तक फुटबॉल ग्राउंड, 23 दिन तक खेल खेलते रहेंगे। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आप लोगों को हराकर भूत बना देंगे। खेल होगा 8 चरणों में, हम आपको हराकर भूत बना देंगे। और भी लोग आने वाले हैं। थोड़ा सा जब तक संहिता नहीं लगता है, पुलिस प्रशासन का प्रताड़ना होता है, इसलिए डर के रुके हुए थे, फिर आना शुरू हो जाएगा। ममता और बीजेपी के बीच तारीखों को लेकर तकरार चल रही है, तो वहीं बंगाल चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में जुटे कांग्रेस लेफ्ट और पीरजादा की पार्टी सीटों के बंटवारे पर माथापच्ची कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रचार अभियान पूरी ताकत से चल रहा है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी ताकत दिखाई। वहीं ममता बनर्जी भी पूरे परिवार के साथ भगवान की शरण में नजर आई। सियासी खेल में ममता का पलड़ा भारी रहे, इसलिए वह जनता के साथ साथ जनार्दन की शरण में भी हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी पूजा हवन करती नजर आई। हवन में ममता के करीबी शामिल थे। ये आहुति तब दी गई जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने ही वाला था। जब चुनावों का ऐलान हो गया तो ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई और बंगाली कार्ड खेला। বাংলার নিজের ঘরের মেয়ে মমতা ব্যানার্জি, আমি একটা কথা আপনাদের বলি, বাংলাটাকে কিন্তু আমি খুব ভালো চিনি। আমি গত 40 বছর ধরে আমার ছাত্র রাজনীতি থেকে আমি কিন্তু বাংলার বর্ডার টু বর্ডার খেলি।
चुनाव की तारीखों के ऐलान के कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण दिनाजपुर के बालूर घाट में रैली की। इस रैली में राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बार बंगाल में खेल होगा। क्या ममता दीदी कह रही हैं बंगाल में खेला होवे, लेकिन ममता दीदी मैं कहना चाहता हूं खेला होवे निश्चय ही होवे, और अब तो बंगाल में बोडो खेला होवे। बीजेपी हाई प्रोफाइल नेताओं की कारपेट बॉम्बिंग कर रही है। कल केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी नॉर्थ 24 परगना के पंचपोटा में थी। स्मृति ईरानी ने यहां एक रोड शो किया। एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर सचिवालय गई थी। ममता बनर्जी ने इलेक्ट्रिक स्कूटी के जरिए पेट्रोल की बड़ी कीमतों का विरोध किया। कल स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी को जवाब देने की कोशिश की। रोड शो के जरिए स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर तीखे अटैक किए। आज अगर पश्चिम बंगाल में कोई मुद्दा है तो वो विकास का मुद्दा है। ममता जी के पास विकास के मुद्दे पर बोलने के लिए जनता के पास कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि विकास के सुदृढ़ पथ पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को ले जाएगा। पश्चिम बंगाल आंदोलन की भूमि रही है। नंदीग्राम आंदोलन की वजह से ही दीदी सत्ता में आई और 10 साल से काबिज है। बीजेपी ममता के 10 साल के शासन को टारगेट कर रही है और ममता राज के लूप होल के जरिए वोटर्स का मन बदलने में जुटी है। तो इधर उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर वोट बैंक की राजनीति तेज हो गई है। आज रविदास जयंती है और इस मौके पर पार्टियों में वाराणसी में संत की जन्मस्थली पर श्रद्धांजलि देने की होड़ लगने वाली है। संत रविदास की 644वीं जयंती आज। संत के जन्मदिन पर सियासत की साधना। 14वीं सदी के रहस्यवादी कवि और संत के जन्मदिन पर श्रद्धांजलि के बहाने कैसी सियासी होड़ लगी है, इसे आज की टाइमलाइन से समझ सकते हैं। शनिवार की सुबह से वाराणसी के रविदास मंदिर में सियासी दलों के श्रद्धा सुमन का जो सिलसिला शुरू होगा वो शाम तक चलेगा। फिलहाल ये 3 नाम कंफर्म हैं। बीजेपी की तरफ से पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर अपने बेतुके बयान को लेकर सुर्खियों में रहे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सुबह 9 बजे रविदास मंदिर पहुंचेंगे। आधे घंटे बाद कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगी और फिर 11 बजे समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव भी आज वाली सियासत का हिस्सा बनेंगे। दिलचस्प बात यह है कि संत रविदास जन्मस्थल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से इस मौके पर किसी को बुलाया नहीं गया, बल्कि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से समारोह मंदिर तक ही सीमित रखा गया है। लेकिन पिछले कुछ बरसों में राजनीतिक पार्टियों के लिए ये मंदिर SC/ST वोट बैंक साधने का जरिया बन गया है। 90 के दशक में बहुजन समाज पार्टी ने संत रविदास का झंडा बुलंद करते हुए सियासत चमकाई और सत्ता तक पहुंची। अब इस होड़ में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। यूपी में इस वर्ग के वोटरों की तादाद 21% यानी 4.25 करोड़ है और अगले साल होने वाले चुनाव में हर दल इसमें से अपना हिस्सा पुख्ता करना चाहता है। आज कांग्रेस के कई नेता जम्मू में गुलाम नबी आजाद से मिलने वाले हैं और मीटिंग करने वाले ये कांग्रेस के वो नेता हैं जिन्होंने पिछले साल अगस्त में पार्टी अध्यक्ष पद को चिट्ठी लिखकर ये सवाल पूछा था कि क्या कांग्रेस के अंदर कोई खिचड़ी पक रही है। राज्यसभा से रिटायर हुए गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में आज कांग्रेस नेताओं का दल जम्मू में होगा। कांग्रेस के कई नेता जम्मू में मीटिंग करने वाले हैं जो पार्टी आला कमान से नाखुश हैं। कहने को तो ये गुलाम नबी आजाद के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस के अंदर उथल पुथल मची हुई है। कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज बब्बर, कांग्रेस की राजनीति की धुरी के ये धुरंधर दिल्ली की जगह जम्मू में है, इसीलिए सियासी गलियारों में इसके मायने कुछ और भी निकाले जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के साथ कांग्रेस के बस ये 3 बड़े नेता ही नहीं, बल्कि विवेक तनखा, मनीष तिवारी और अखिलेश सिंह जैसे नेता भी शामिल हैं। G23 कांग्रेस के उन 23 नेताओं का ग्रुप है जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता पर सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। अपने राजनीतिक जीवन के करीब 48 साल कांग्रेस को समर्पित करने वाले गुलाम नबी आजाद की जिस तरह पार्टी में बेरुखी हुई, जिस फीके अंदाज में उनकी राज्यसभा से विदाई हुई, उससे कई सीनियर लीडर खफा हैं। इसलिए G23 गुट में शामिल नेताओं के इस जमावड़े को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 5 कांग्रेस विधायकों को राज्यपाल से बदसलूकी के मामले में निलंबित कर दिया गया। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ही शुक्रवार को यह मामला सामने आया।
बीते शुक्रवार से ही हिमाचल प्रदेश की राजनीति इन दो तस्वीरों के साथ गरमाई हुई है। कांग्रेस जहां बजट सत्र के दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के विरोध पर कायम है, वहीं सत्ताधारी बीजेपी ने राज्यपाल के अपमान का मुद्दा बनाया हुआ है। राज्यपाल से हाथापाई का आरोप लगाते हुए स्पीकर ने कांग्रेस के 5 विधायकों को निलंबित कर दिया। हाउस से बाहर वो जा रहे थे, उनके रास्ते को अवरुद्ध किया गया, अभिभाषण की कॉपी उनके पीठ के ऊपर, सिर के ऊपर की गई, धक्का मुक्की की गई, उनके एडीसी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो मैं इसको अमानवीय मानता हूँ। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कभी नहीं हुआ कि गवर्नर एड्रेस वाले दिन जो है नियम शासन के अंतर्गत नोटिस दिया हो। ना नियम है इनके पास, ना कानून है, ना कुछ समझने वाला, ना समझाने वाला। कांग्रेस का आरोप है कि बजट सत्र के दौरान राज्यपाल ने पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ा। इसे लेकर उसके विधायकों ने सवाल पूछना चाहा तो राज्यपाल ने मिलने से भी मना कर दिया। हम गवर्नर से बात करना चाहते हैं, हमें वहाँ भी नहीं बुलाया जहाँ गवर्नर साहब बैठे थे, अंदर भी बात नहीं की, यहाँ बाहर करना चाहते थे। भैया आपने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पढ़ा? आखिर डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पढ़ा गया बताएं? कांग्रेस का कहना है कि अभिभाषण का विरोध इसीलिए किया गया क्योंकि इसमें महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का कोई जिक्र नहीं किया गया था। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने भी कड़े कदम उठाने शुरू किए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही जरा भी कम नहीं हो रही। नागपुर में शादी समारोह में 2000 से ज्यादा गेस्ट को बुलाया गया था। महाराष्ट्र में कोरोना को देखते हुए शादी में सिर्फ 50 मेहमानों को बुलाने की मंजूरी है, लेकिन यहां तय सीमा से 40 गुना ज्यादा लोग बुलाए गए। इनमें से ज्यादातर लोगों ने न तो मास्क पहन रखा था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। नागपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1116 नए केस सामने आए हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हुई है। इसके बावजूद लोगों की लापरवाही का ये आलम है कि जहां 50 लोगों को बुलाना था, वहां 2000 लोगों को बुलाया जा रहा है और सबकी जान खतरे में डाली जा रही है। आम लोग ही नहीं, जिम्मेदार लोग भी कोरोना को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। 3 दिनों पहले महाराष्ट्र के फॉरेस्ट मिनिस्टर पोहरा देवी मंदिर गए तो वहां हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। अब पता चला है कि पोहरा देवी मंदिर और सेवालाल ट्रस्ट के अध्यक्ष कबीर दास महंत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कुल मिलाकर 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं सरकार कोरोना से लड़ाई के लिए कड़े कदम उठा रही है। महाराष्ट्र के यवतमाल में आज शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। नागपुर में भी पार्शियल लॉकडाउन लगाया गया है। सभी भीड़ भाड़ वाले बाजार और गैर जरूरी सेवाएं शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 8,333 पॉजिटिव केस मिले हैं और 48 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 21,38,154 हो गई है, जबकि अब तक कुल मौत 52,041 है। मुकेश अंबानी को धमकी और विस्फोटक भरी कार के मामले में मुंबई पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं। मुंबई पुलिस के एक्शन पर संतोष जताते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चिट्ठी लिखकर शुक्रिया अदा किया। हम मुंबई पुलिस की त्वरित कार्रवाई के लिए शुक्रगुजार हैं। हमें भरोसा है कि मुंबई पुलिस बहुत जल्दी ही इस मामले की तफ्तीश पूरी कर लेगी। देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के सामने विस्फोटक से भरी कार रखकर धमकाने का ये मामला सामने आने के बाद से ही मुंबई पुलिस पूरे एक्शन में है। शुक्रवार तक तफ्तीश में उसे वो 3 कड़ियां हासिल हुई जो आगे की तफ्तीश में मददगार होंगी। इसमें सबसे पहला सुराग है धमकाने वाली चिट्ठी, जिसमें कहा गया है ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अगली बार बम से पूरे अंबानी परिवार को उड़ा दिया जाएगा। दूसरी कड़ी है वो नागपुर की कंपनी जिसका बनाया 2.5 किलो जिलेटिन कार में रखा गया था। तीसरी कड़ी है उस स्कॉर्पियो कार का मालिक जिस तक पुलिस पहुंच चुकी है। नागपुर में जिलेटिन बनाने वाली कंपनी से लेकर कार मालिक तक इंडिया टीवी की टीम हर उस ठिकाने तक पहुंची जहां पुलिस को सुराग मिले। 17 तारीख को शाम को मैंने गाड़ी वहाँ पे लगाई है, उसके बाद चोरी हुई है। अभी मुझे 18 तारीख को पता चला। खराब नहीं हुई थी, गाड़ी चालू थी, स्टीयरिंग उसका जाम हुआ था। मुझे बॉम्बे जल्दी आना था और लेट हो गया था, 7 बज गए थे, तो अर्जेंट आना था मेरे को, इसके लिए मैं वहीं पार करके कहाँ कंप्लेंट किया था आपने? कहाँ कंप्लेंट रजिस्टर कराई पुलिस ने? क्या विक्टोरिया पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कंप्लेंट। पहले सब ढूंढा 3 घंटा तक, उसके बाद में वहाँ पे कंप्लेंट।
3 अहम सुराग मिलने के बावजूद मुंबई पुलिस की जांच में अभी कई सवाल अधूरे हैं। अंबानी के घर की रेकी किसने की, किसने कार चुराई और किसने बम रखा? आरोपी तक पहुंचने के लिए मुंबई पुलिस की 8 टीमें दिन रात जुटी हुई हैं। कंगना रनौत के मामले में आज मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ऋतिक रोशन का बयान दर्ज करेगी और ऋतिक अब से कुछ ही देर बाद क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचेंगे। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच 5 साल पुराना ईमेल विवाद बीच में थमा जरूर था, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि आज क्राइम ब्रांच की पूछताछ के बाद मामला नया मोड़ ले सकता है। पहली बार ऋतिक रोशन क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बयान देने पहुंचेंगे। ऋतिक का बयान क्राइम ब्रांच की क्रिमिनल इंटेलिजेंस टीम लेगी। साइबर सेल से ये केस 2020 में क्रिमिनल इंटेलिजेंस टीम को सौंपा गया था। मामले में आईपीसी की धारा 419 और आईटी एक्ट की धारा 66C और D के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। 2016 में विवाद सामने आने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इस पूरे विवाद को लेकर ऋतिक रोशन का पक्ष कम ही सामने आया है, जबकि कंगना इसे लेकर काफी मुखर रही हैं। मुंबई पुलिस का समन जारी होने के बाद भी उन्होंने ऋतिक पर तंज कसा। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, मगर मेरा बेवकूफ पूर्व बॉयफ्रेंड अभी भी वहीं है, उसी मोड़ पर जहां ये वक्त दोबारा लौट के नहीं जाने वाला। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब 2016 में कंगना ने ऋतिक को अपना एक्स बॉयफ्रेंड कहा था और ऋतिक के भेजे कुछ मेल साझा किए, जबकि ऋतिक ने तमाम आरोपों से इनकार किया। दिल्ली से लापता बच्ची का शव गाजियाबाद से मिलने के बाद परिजनों ने हंगामा किया। थाना इंचार्ज की गाड़ी में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी के आरोप में पुलिस से 3 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के कल्याणपुरी से गायब 9 साल की बच्ची का शव गाजियाबाद से बरामद हुआ तो लोगों का गुस्सा कुछ इस तरह से फूटा। गुस्साए लोगों ने कल्याणपुरी थाने को घेर लिया और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिवार वालों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने देरी की, जिसके चलते लड़की की जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने मृतक लड़की की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा। जब लड़की का शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, उस दौरान हंगामा बढ़ गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो लोगों ने पुलिस की गाड़ी में ही तोड़फोड़ कर दी। ये एसएचओ मयूर विहार की गाड़ी है, अधिकारी गाड़ी है, जिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और डंडे से इस पर गाड़ी पर वार किया गया, पत्थरबाजी की गई, जिसमें आप देखें कि गाड़ी के जो तमाम शीशे हैं वो टूटकर चकनाचूर हो गए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।